नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे संख्या पद्धति, जो कि मैथ का भी एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। जो इससे पहले हम घर रीजनिंग का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि घड़ी और कैलेंडर होता है उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम मैथ का यानी ऐसा डिस्कस करेंगे, एक चैप्टर मैथ का और एक चैप्टर रीजनिंग का, इससे ताकि जल्दी भी ख़त्म हो जाए और आसानी से भी समझ में भी आ जाए। तो आज हम शुरू करेंगे संख्या पद्धति, और इसका पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे और उसके बाद हम बताएंगे उसका ट्रिक और बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। और ट्रिक पे एकदम शॉर्ट ट्रिक, जैसे सवाल किसी भी एग्ज़ाम में देखते साथ ही आंसर कैसे मारा जाता है, तो उसका हम आज ट्रिक भी आज कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे। उसके बाद हम कल से यानी फार्मूला पर सवाल हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम शुरू संख्या पद्धति। दोस्तों, संख्या पद्धति क्या है? संख्या पद्धति जिसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है? नंबर सिस्टम। यानी संख्या का पद्धति, यानी संख्या का जो क्या है, क्या स्थिति है, उसका रूल क्या है, संख्या में कौन कौन उसका पद्धति या कौन सा उसका जो सिस्टम क्या होता है, किस किस चीज़ का संख्या में हम पढ़ते हैं। तो संख्या पद्धति का मतलब यही हुआ जो उसके संख्या किस किस टाइप का हो सकता है, उसका सिस्टम क्या क्या हो सकता है, और संख्या का जो बेसिक उसका जो स्ट्रक्चर क्या है, तो इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो संख्या पद्धति में एक दो जो पॉइंट होता है वो देखना पड़ेगा। सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले पूछा जाता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या ये क्या होता है? ये होता है, इसमें दोस्तों ये ध्यान देना, इसमें प्राकृतिक संख्या, इसमें गिनती की जितना भी संख्या हो जाए, एक से लेकर 1 2 3 4 डॉट 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 जहाँ तक हम गिन नहीं सकते, अनंत तक। इसके बाद इसमें अनंत तक, इसको हम गिन नहीं सकते हैं। जहाँ तक हम गिन सकते हैं अनंत, इसका लास्ट कोई यानी कि प्राकृतिक संख्या का लास्ट कोई लिमिट है ही नहीं। इसको हम कहीं तक भी गिन सकते, कोई भी अंक गिन लेंगे। जैसे 5000 ये भी प्राकृतिक संख्या हो गया, 50,000 ये भी प्राकृतिक संख्या, जितना आगे जा सकते हैं वो सभी प्राकृतिक संख्या होता है। और प्राकृतिक संख्या का कोई अंत नहीं होता है, अनंत तक वो कहाँ तक जा सकता है, अरब खरब जो भी जहाँ तक संभव हो सके वहाँ तक जा सकता है प्राकृतिक संख्या। और इसके बाद होता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या में दोस्तों क्या करना है, जितना भी प्राकृतिक संख्या लिए हैं, प्राकृतिक संख्या जितना भी लिए हैं उसमें जीरो शामिल कर देंगे। 0 1 2 3 4 अनंत तक। पूर्ण संख्या यानी उसमें जीरो को भी शामिल कर लेंगे, प्राकृतिक संख्या में यदि जीरो को शामिल कर लेंगे तो पूर्ण संख्या हो जाएगा। और यदि दोस्तों यहाँ पे ये बात ध्यान देना है, जो कि जीरो है, जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है। जीरो क्या है? प्राकृतिक संख्या नहीं है। और ये जीरो क्या है? जीरो पूर्ण संख्या है। अब इस पे सवाल, इस दो टॉपिक से सवाल किस बेसिस से पूछा जाएगा? तो इसमें पूछ बैठेगा निम्न में से कौन अंक पूर्ण प्राकृतिक संख्या नहीं है। इसमें सवाल ये पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सी प्राकृतिक संख्या नहीं है। जैसे यहाँ पे 0 दे दिया, 2 दे दिया, 5 दे दिया, 7 दे दिया, तो इसमें निम्न प्राकृतिक संख्या कौन सा नहीं है? 0। 0 जो कि एक पूर्ण संख्या है, ये प्राकृतिक संख्या में काउंट नहीं होता है। अब ये रहा प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या का कॉन्सेप्ट। और इसके बाद होता है सम संख्या। तो सम संख्या वैसे संख्या कहते हैं, जैसे सम संख्या।
देखिए इसमें होता है सम संख्या और विषम संख्या, ये भी दो टाइप का होता है। तो सम संख्या में क्या है, जो किसी भी अंक ले लीजिए, किसी भी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या ले लीजिए, यदि प्राकृतिक संख्या जिसमें 2 से पूरे पूरे भाग लग जाए वो पूर्ण संख्या हो जाता है। सम संख्या यानी इसको इवन नंबर बोला जाता है, इवन नंबर, और इसको ऑड नंबर। इवन नंबर यानी सम संख्या किसको बोला जाता है, वैसी संख्या जिसमें हम 2 से पूरे पूरे भाग लग जाए, तो 2 से पूरे पूरे भाग लग जाए उसको हम सम संख्या कहते हैं। सम संख्या मतलब जैसे 4, 8, 9, 10, 20, 22। अब दोस्तों यहाँ पे ये ध्यान देना है, यदि हम सम संख्या आसानी से उसको हम पहचानेंगे कैसे, जैसे कोई भी संख्या दे दिया तब उसको हम सम संख्या का पहचानेंगे कैसे, सम संख्या है कि विषम संख्या है। तो उसके लिए दोस्तों ध्यान देना है, जो जिस संख्या के अंत में चाहे वो किसी भी कितना भी अंक का संख्या दे दिया, जैसे दे दिया 10, 20, 25, 60, 70, 5। अब दोस्तों इसमें इतना अंक संख्या दे दिया तो इसमें बोल रहा है जो किसी इसमें सम संख्या है या नहीं ये ज्ञात करना है। तो इसको ऐसा थोड़ी हम 2 से पूरा भाग देते रहेंगे। सम संख्या निकालने के लिए दोस्तों यहाँ पे ये करना है, जो जैसे सम संख्या कैसे निकालते हैं, तो इसका सिर्फ लास्ट अंक देखना है। और लास्ट अंक, यदि लास्ट अंक 2, 4, 6, 8, 0 ये हो, ये लास्ट में यदि इसमें से कोई भी अंक हो जाए तो वह पूर्ण संख्या सम संख्या हो जाएगा। और लास्ट में से इसमें से कोई भी अंक होना चाहिए, अगर हो गया तो वो पूर्ण संख्या। जैसे यहाँ दे दिया कितना, 5 दे दिया, तो 5 हम मिटा दिए तो ये 0 क्या है, पूर्ण संख्या है। और उसके 0 दे दिया तो ये सम संख्या हो गया। इसमें 7 मिटा देंगे तो 7 इसमें से है नहीं तो ये सम संख्या नहीं होगा। फिर 0 ये भी सम संख्या, और ये लास्ट में 6 हो गया, ये भी सम संख्या। फिर 6, 5 ये सम संख्या है नहीं, फिर ये इसको मिटा देंगे तो 2 भी सम संख्या है, और ये 0 भी सम संख्या हो जाएगा, और ये भी सम संख्या हो जाएगा, तो ये भी सम संख्या हो जाएगा, और ये भी सम संख्या हो जाएगा। सम संख्या निकालने का सिंपल सी ट्रिक, लास्ट अंक डायरेक्ट देखना है, 2, 4, 6, 8, 0 इसमें से कोई भी लास्ट में हो तो वो सम संख्या ही होगा। ये रहा दोस्तों सम संख्या का। और विषम संख्या, तो विषम संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, विषम संख्या पहले उसका जो परिभाषा होता है तो होता है किसी भी संख्या में यदि 2 से भाग देने पर उसमें शेष 1 बच जाए या 2 से पूरा भाग ना लगे तो उसे विषम संख्या कहते हैं। अब विषम संख्या निकालने का क्या उसका ट्रिक है, तो उसको हम जानेंगे। विषम संख्या निकालने के लिए जैसे कोई भी अंक है 10, 20, 25, 30, 37, 35, तो अब दोस्तों विषम संख्या निकालने के लिए क्या ट्रिक है, तो या तो वैसी भी संख्या जो सम संख्या नहीं है वो विषम संख्या ही होगा, और जो सम संख्या नहीं है यानी वो तो विषम संख्या होगा। और विषम संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, उसके अंत में देखना है, 1 देखेंगे, 3 देखेंगे, 5 देखेंगे, 7 देखेंगे, 9 देखेंगे। इसमें से कोई भी अंक लास्ट में आ जाए, एक अंक ही आना है, लास्ट में एक ही अंक देखना है। जैसे यहाँ पे 1, यदि इसके आगे 1 लगा दिया तो ये विषम संख्या हो गया, 2 कटेगा ही नहीं। और इसके आगे यदि 3 भी डाल दिया तो वो भी विषम संख्या हो गया, 5 भी डाल दिया तो वो भी विषम संख्या, 7 भी डाल दिया तो वो भी विषम संख्या, 9 भी डाल देंगे तो वो भी विषम संख्या। यदि मान लिया इसमें से कोई भी संख्या है जो 2 डाल दिए, तो हम 2 डाल दिए तो 2 डाल दिए तो हमेशा जो लास्ट में है वो 2 से कट ही जाएगा, 2 से कटेगा तो ये विषम संख्या होगा नहीं, तो ये सम संख्या हो जाएगा और ये विषम संख्या हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो समझ गए सम और विषम और प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या के बारे में समझ गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद होता है दोस्तों यानी अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या के निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वैसी संख्या जिसमें वैसी प्राकृतिक संख्या जिसमें किसी भी प्राकृतिक संख्या जिसमें 1 से भी सिर्फ भाग लगे और जो संख्या है
उससे ही भाग लगे, इसके अलावा किसी भी अंक से भाग ना लगे, उसको हम आभास संख्या कहते हैं। जैसे मान चलिए आभास संख्या मतलब वैसी संख्या जिसमें एक और उस खुद संख्या से ही भाग लगे, इसके अलावा किसी भी अंक से भाग ना लगे, अंक या संख्या किसी से भाग ना लगे, उसको हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे ले लेते 2, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 30 डॉट डॉट, इसी तरह कुछ भी हम ले सकते हैं। तो इसमें सब हम बोलेगा इसमें आभास संख्या कौन कौन सा है, तो आभास संख्या हम कैसे निकालेंगे, तो इसमें हम पहले चेक करेंगे। चेक करने के बाद ये 2 देखेंगे, 2 क्या है, 2 एक ऐसी संख्या है जो कि 2 आभास संख्या भी है और वो सम संख्या भी है। यहाँ दोस्तों ये ध्यान है, 2 आभास संख्या कैसे हुआ, तो इसमें 1 से ही भाग लग रहा है और 2 से ही भाग लग रहा है, यानी 2 खुद है, तो ये हो गया आभास संख्या हो गया। और 3 में भी 1 और सम से ही भाग लग रहा है, तो ये भी आभास संख्या होगा। 5 में भी 1 और 1 और 5 के अलावा किसी से भाग नहीं लगेगा, तो उसका ये भी हो गया। और 7 में भी 1 और 7 के अलावा किसी से भाग लगेगा ही नहीं, तो इसका भी हो गया। अब ये 9 में देखिए बीच में 3 घुस रहा है, यानी ऐसा अंक है जो 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये आभास संख्या नहीं होगा। इसमें भी 5 से भाग लग रहा है तो ये भी आभास संख्या नहीं होगा। और इसमें भी 3, 4 दोनों से भाग लग रहा है तो ये भी आभास संख्या नहीं होगा। और 13 देखते हैं, तो 13 में 1 और 13 के अलावा किसी संख्या से भाग नहीं लगेगा, तो ये हो गया आभास संख्या। तो 15 में भी 3 और 5 दोनों से लग रहा है, ये भी नहीं होगा। 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 21 नहीं होगा, 25 नहीं होगा, 30 नहीं होगा। तो दोस्तों आभास संख्या निकालने के लिए कुछ जो होता है बेसिक, जो कि आपको याद ही करना पड़ेगा। आभास संख्या या तो याद कर लीजिए या आप भाग दे के एग्जाम देखते रहिएगा, तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसलिए प्रैक्टिस करते रहिए डेली। प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस करिएगा तो वो याद ही हो जाएगा। अब इसमें दोस्तों ये सम संख्या, इसमें कुछ एक ऐसा सवाल पूछ देगा जो निम्नलिखित में से कौन सा सम आभास संख्या है। तो अब इसमें सम आभास संख्या क्या निकालना है, तो इसमें आप दोस्तों ये ध्यान देना है आभास संख्या कौन सा है और सम संख्या कौन सा है। सम संख्या मतलब जिस 2 से भाग लगे, और 2 से भाग लगे तो कोई भी अंक ले लेंगे तो सम संख्या होगा ही। जिसमें 2 से भाग लगे तो उसमें सम संख्या भी होगा। और आभास संख्या तो 2 के अलावा कोई है नहीं। जैसे मान चलिए 2 से भाग लेंगे, 15 ले लेंगे, 15 तो विषम संख्या हो गया। जैसे यहाँ पे ले लेंगे कितना, यहाँ पे ले लेंगे हम 22 ले लिए, तो 22 जो कि ये तो सम संख्या तो है, लेकिन आभास संख्या है क्या, ये ध्यान देना। सम आभास संख्या, उसमें सम संख्या भी शामिल हो, आभास संख्या भी हो, तो आभास संख्या नहीं है लेकिन सम संख्या है। तो इसमें 2 लेते हैं, तो 2 जो कि एक आभास संख्या भी है और एक सम संख्या भी है। तो इसका आंसर दोस्तों, इसमें सम आभास संख्या में एक ही आंसर हमेशा लगता है। सवाल इसमें कितना भी घुमा ले, लेकिन सम आभास संख्या एक ही होता है। सिर्फ 2 ही ऐसा संख्या है जो कि सम आभास संख्या है। और यानी विषम आभास संख्या पूछे तो विषम आभास संख्या काफ़ी हो सकता है। तो इसके बाद जितना भी आभास संख्या होगा सब विषम आभास संख्या ही होगा। कुछ भी ले वो विषम आभास संख्या ही होगा। तो इसमें सवाल में देखिए इसमें घुमाएगा क्या, तो इसमें हल्का चेंज करेगा। क्या चेंज करेगा, यहाँ पे लगा दिया विषम लगा दिया, विषम लगा दिया, और ऑप्शन क्या देगा, 2 दे देगा, 17, 23 और 29। इसमें दोस्तों ये ध्यान देना, इसमें क्या करेगा, इसमें हम छोटा छोटा ऑप्शन लिए जिसमें आप भाग देख आसानी देख सकते हैं, लेकिन वो क्या करेगा, वो बड़ा ऑप्शन ले लेगा, 3-4 अंक का ले लेगा। 3-4 अंक का ले लेगा तो यहाँ पे एक ही आंसर याद किए हैं, सम आभास संख्या। और सम आभास संख्या 2 होता है, लेकिन वहाँ पे क्या किया, वो चेंज कर दिया, वो लिख दिया विषम आभास संख्या, और 2 भी डाल दिया है। और नीचे एक ऑप्शन लगा देगा B + C + D, यानी ये सभी। तो इसमें दोस्तों सवाल को अच्छा से यहाँ पर विषम आभास संख्या और आभास संख्या में ये अंतर निकालना थोड़ा सीखिए आसानी से।
अब इसके बाद होता है भाज्य संख्या। हाँ दोस्तों, इसको एक बात और ध्यान देना है, अभाज्य संख्या को ही रूट संख्या भी बोला जाता है, रूढ़। और भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या में ये ध्यान देना है, भाज्य संख्या क्या है, जो अभाज्य संख्या नहीं वो भाज्य संख्या है, जिसमें एक और जो संख्या है उसके अलावा किसी भी एक अंक से भाग लग गया तो वो भाज्य संख्या हो गया। और सहअभाज्य संख्या, तो सहअभाज्य संख्या उस अभाज्य संख्या को कहते हैं सहअभाज्य संख्या, यानी दो अभाज्य संख्याओं को ऐसा समूह जिसका LCM, जिसका HCF यानी मोसो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सिर्फ एक हो। और उसके बाद होता है प्रमेय संख्या। प्रमेय संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जिसे हम P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं। तो जैसे प्रमेय संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। दोस्तों इसमें प्रमेय संख्या में ये ध्यान देना है Q = 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कोई भी बट्टा में, जैसे मान चलिए 1/0 नहीं लिखेंगे तो इसका आंसर 1 हो जाता है। किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग देते हैं, चाहे कुछ भी संख्या हो, तो उसका आंसर हमेशा 1 होता है। ये दोस्तों याद कर लीजिएगा थोड़ा। और इसके बाद होता है अप्रमेय संख्या। प्रमेय संख्या हो गया, और इसके बाद होता है अप्रमेय संख्या। अप्रमेय संख्या ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, अर्थात वह रूट के अंदर हो, उसे हम अप्रमेय संख्या बोलते हैं। जैसे P/Q के रूप में, जैसे √15, इसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे √17, ये भी अप्रमेय संख्या हो गया। तो अप्रमेय संख्या में सवाल कैसे देता है, तो ये सवाल भी डिस्कस थोड़ा करना जरूरी है। जैसे डाल दिया, जो पूछ लिया, जो निम्नलिखित में से कौन से परमेय संख्या है। अब ऑप्शन क्या डाल दिया, जैसे देखिए ऑप्शन ए में डाल दिया 15/3, और उसके बाद ऑप्शन बी में डाल देगा यानी 48/3, और उसके बाद सी में डाल देगा 18/3, और उसके बाद डी में डाल देगा 16/3। तो दोस्तों अभी इसमें क्या पूछ क्या रहा है, कौन सी एक परमेय संख्या है, वो परमेय संख्या नहीं परमेय संख्या है। तो अब इसमें अधिकतर स्टूडेंट धोखा कहाँ खाता है, तो इसमें देखिए, इसमें अधिकतर क्या करेगा, दिमाग क्या लगाता है स्टूडेंट, जो कि देख लिया तीन सभी में कॉमन है, तीन सभी में कॉमन है, तो इसको अब कर देगा वो इग्नोर। इग्नोर करने के बाद तीन सभी में कॉमन है, तो अब डायरेक्ट वो ऊपर वाला देख कर मारता है। जैसे ये 16, ये 48, ये अब इसमें देख लिया रूट किसको निकाल देगा, डायरेक्ट 16 निकाल देगा। 16 का लिख दिया 4/3। इसका तो परमेय संख्या P/Q के रूप में भी है, और ये नॉर्मल भी है। तो इसके लिए वो करता क्या है, ऐसे 3 कॉमन मार दिया, डायरेक्ट ऊपर वाला देख आंसर मार दिया, जो कि हो जाता है गलत हो जाता है। तो इसका दोस्तों सटीक आंसर क्या होता है वो अभी हम बता रहे हैं। तो जैसे देखिए रूट है, इसको रूट के हम सिंपल फॉर्म में हम तोड़ लेंगे, यानी सबसे छोटा यानी रूट के अंदर कैलकुलेशन करके उसको हम छोटा रूप में हम तोड़ लेंगे। जैसे m क्या दिया 15/3, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 से काटेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, तो √5। अब b में क्या दिया 48/3, तो इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 16, √16। अब उसके बाद c में कितना दिया 6, √6। d में कितना दिया रूट यानी 16/3, ये कटेगा नहीं, तो नहीं कटेगा। तो अब इसमें दोस्तों देखना है जो रूट से बाहर कौन सा निकल रहा है, तो रूट से बाहर इसमें कौन सा निकल रहा है, स्वाभाविक है 16 निकलेगा, तो इसका आंसर 4। तो अब इसमें देखना है जो भी संख्या अगर उसके नीचे अगर कुछ नहीं दिया है तो उसमें हमेशा एक लुप्त रहता है, यानी एक उसमें हमेशा एक रहता है, जो कि एक किसी भी संख्या के एक से भाग देंगे तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
तो उसमें एक हमेशा लुप्त रहता है। तो वो इस तरह देखा जाए तो ये P और ये Q तो यानी Q इक्वल टू 0 तो नहीं है, तो इसलिए इसका परमेय संख्या क्या हो गया, ये हो गया। और इसमें और टाइप का सवाल पूछता है, जैसे परमेय संख्या कौन सा है, कौन सा अपरमेय संख्या है। तो इसमें एक परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का रहा। अब दोस्तों धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्या, तो ये तो आपको भी पता है, जिसमें माइनस लग जाए वो हो जाएगा ऋणात्मक, जिसमें प्लस लग जाए वो हो जाएगा धनात्मक। और वास्तविक संख्या, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या को सम्मिलित कर दिया जाए तो वो वास्तविक संख्या हो जाता है। जैसे अब एक और इसमें एक शब्द है जिसमें वो बोला जाता है तत्समक। जैसे तत्समक में होता है आइडेंटिटी ऑफ एलिमेंट। तत्समक मतलब आइडेंटिटी, मतलब आइडेंटिटी ऑफ एलिमेंट। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, तत्समक हिंदी में दोस्तों ध्यान दीजिए, तत्समक मतलब होता है किसी भी संख्या में, उसमें हम किसी भी संख्या से जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं या गुना करेंगे और उसका उस संख्या पे कोई भी प्रभाव ना पड़ेगा, वैसा ही संख्या वो सेम ही रह जाएगा, तो उसको हम तत्समक बोलते हैं। जैसे 0 ले लीजिए, जैसे जो एक पूछेगा योग तत्समक, एक पूछेगा गुणात्मक तत्समक। तो अब ये ध्यान देना जोड़ का, तो जोड़ का तत्समक मतलब जोड़ना पड़ेगा, किसी संख्या में क्या जोड़ेंगे जो कि हम उस संख्या पे कोई प्रभाव ही नहीं पड़े। जैसे ले लीजिए 500 एक संख्या, इसमें क्या जोड़ेंगे या घटाएंगे जिस पे कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। तो इसमें यदि हम 0 जोड़ेंगे कोई प्रभाव पड़ेगा, कुछ नहीं, यानी योग का तत्समक क्या हुआ, 0। अब गुणात्मक का तत्समक क्या बता रहा है, किसी भी संख्या में यदि हम किसी भी संख्या में कौन सी ऐसा संख्या होगा जिससे हम उसमें गुना करें, गुणात्मक मतलब गुना ही होगा, तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो गुणात्मक तत्समक मतलब 500 का, जैसे ले लीजिए 500 का हम 100 गुना करेंगे फिर भी कोई प्रभाव नहीं, 500 ही रहेगा। और गुणात्मक तत्समक 1 हो गया और जोड़ का तत्समक हो गया 0। और एक और शब्द है जो प्रतिलोम। तो प्रतिलोम मतलब क्या हुआ, प्रतिलोम मतलब उल्टा। दोस्तों यहाँ ये देखना है प्रतिलोम। तो प्रतिलोम में भी 2 आता है, एक होता है गुणात्मक, एक होता है एक होता है गुणात्मक, एक होता है योग प्रतिलोम, एक होता है गुणात्मक प्रतिलोम। तो प्रतिलोम गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है, प्रतिलोम मतलब उसका जस्ट उल्टा क्या होगा, प्रतिलोम मतलब उल्टा। यहाँ पे शब्द का जो खेल है। जैसे प्रतिलोम, जैसे मान चलिए दे दिया 500 का पूछा योग प्रतिलोम, तो 500 का योग प्रतिलोम क्या होगा, तो 500 का प्रतिलोम क्या होगा, -500। तो योग प्रतिलोम में होता है जो 2 अंक को जोड़ने के बाद यदि 0 आ जाए, 2 अंक को जोड़ने के बाद x + y, तो उसका हो जाएगा 0 पुराना है, तब उसका प्रतिलोम योग प्रतिलोम मतलब यही हुआ। जैसे मान चलिए +500 दे दिया,
तो +500 में हम क्या जोड़ेंगे जो कि 0 हो जाए, तो इसमें माइनस हम 500 जोड़ेंगे, तो इसका आंसर 0। तो योग प्रतिलोम में यही देना है, 2 अंकों को जोड़ने के बाद उसका आंसर 0 होना चाहिए, तो वो हो गया योग प्रतिलोम। और गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, तो 2 अंकों के साथ यदि गुना करने पर उसका योग, ये उसका गुणनफल 1 ही आना चाहिए। गुणात्मक प्रतिलोम में गुना 1 आना चाहिए और योग प्रतिलोम में योग 0 आना चाहिए। तो ये आज का रहा बेसिक कॉन्सेप्ट, और कल हम इसी पे ट्रिक के साथ कुछ हम सवाल को भी डिस्कस करेंगे, उसके बाद आगे भी सवाल इसी तरह डिस्कस करते रहेंगे। तो संख्या पद्धति में थोड़ा टाइम लगेगा, ये थोड़ा चैप्टर भी इसमें है और कैलकुलेशन भी इसमें ज़्यादा है, तो ये कुछ याद करना ही जरूर इम्पोर्टेंट है। अगर याद कर लीजिएगा तो आसानी से किसी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत फ़ायदा होगा। तो दोस्तों आज के लिए थैंक यू, कल हम दूसरे टाइप का सवाल लेके आएंगे।